वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है एसिडिटी, जिसे हम बहुत बार हार्टबर्न बोलते हैं, सीने में जलन बोलते हैं, पेट में, पूरे शरीर में, ये जो पूरा हमारा एरिया है इसमें हमें ऐसे महसूस होता है जैसे तेजाब रिलीज हो रहा हो, जैसे बहुत ज्यादा कुछ खट्टा महसूस हो रहा हो। तो इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम एसिडिटी बोलते हैं। ये मैं आपको इसलिए भी एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्योंकि बहुत बार जब हमारे पास कॉल आते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि उनको एसिडिटी की शिकायत है, जबकि वो एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें अलग अलग है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में क्या चीज कवर होती है। एसिडिटी का केवल मतलब है सीने के अंदर होने वाली एक ऐसी जलन जिसमें आपको थोड़ा तेजाब महसूस हो रहा हो, थोड़ा खट्टापन महसूस हो रहा हो, आपके शरीर में, मुंह में खट्टा पानी आता हो, आपके पूरा शरीर जो है वो जल रहा हो, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो एसिडिटी में कवर होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ये एक बहुत आम दिक्कत है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड दिक्कत है। ये डिजीज नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये एक विकृति है, डिसऑर्डर है। जब उस विकृति और डिसऑर्डर को हम लंबे समय तक टालते रहते हैं तो वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है, वो डिसऑर्डर, डिजीज बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एसिडिटी क्यों होती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि ये जो एसिडिटी, सीने में जलन हो रही है, क्यों हो रही है, तो जिन फैक्टर की वजह से ये हो रही है उनको अगर हम रोक लेंगे तो एसिडिटी खुद रुक जाएगी। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जिसको पूरे दिन का अगर हम फॉलो कर लें तो हमें ये एसिडिटी की शिकायत, चाहे अभी एक्यूट हुई है, टेम्परेरी हुई है, या फिर क्रॉनिक है, लंबे समय से चल रही है, इन दोनों के अंदर हमें समाधान मिलने की उम्मीद है। मुझे विश्वास है जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं आपको आज बताऊंगा, जिन रीजंस को आप जब समझेंगे तो 90 से 95% एसिडिटी के केसेस को हम खत्म कर देंगे। ना केवल एसिडिटी बल्कि सीने में जलन जो है वो तो प्रमुख कारण है, इसके अलावा थोड़ी गैस बनती है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत है, इस तरह की समस्याएं हैं, वो भी इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से सॉल्व होने की पूरी उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं एसिडिटी को। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिडिटी होती क्यों है, क्या इसका कारण होता है और इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली शरीर में। देखिए, जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो पहली नली, जो फूड पाइप होता है जिसके अंदर ये जाती है, इसको आप इसोफेगस बोल सकते हैं, फूड पाइप बोल सकते हैं। ये जब इसके अंदर जाती है, जाने से पहले खाना जैसे आपने खाया वो सलाइवा के साथ, मुंह की लार जो है उसके साथ में अच्छे से मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद में जो आपका हार्ड फूड है, सॉलिड फूड है, ये मिक्स हो के क्या बन जाएगा, बिल्कुल तरल, सेमी सॉलिड। और सेमी सॉलिड होने के बाद ईसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू, खाने की नली के थ्रू ये हमारे स्टमक में पहुंचेगा और स्टमक के अंदर डाइजेशन होगा, इसकी पाचन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके दौरान एसिड रिलीज होगा। अब जब तक ये स्टमक के अंदर है, स्टमक में क्या होता है, ये स्टमक की जो लाइनिंग है ये बहुत मोटी होती है, इसमें जब एसिड रिलीज होता है तो आपको नहीं पता चलेगा। आप खाना खाते हैं, एसिड रिलीज होगा ही होगा, वो एसिड रिलीज होगा, उस खाने को पचाएगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। आपको एसिडिटी की शिकायत जब होती है तब होती है जब ये जो ईसोफेगस है, ये स्टमक के साथ में जो जुड़ी हुई है, यहां पर होता है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, एक तरह की एक वॉल्व है जो ये ईसोफेगस को स्टमक के साथ में, इसके बीच में एक तरह का दरवाजा है। जब ये दरवाजा जो है ये खुल जाता है और ये जो खाना हमने खाया था, जो स्टमक में आ गया था, ये वापस ऊपर की तरफ जो है रिफ्लक्स होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये खाना कहां होना चाहिए, खाना हमने खाया सलाइवा के साथ मिक्स होकर स्टमक में होना चाहिए, लेकिन स्टमक में जाने की बजाय यहां से रिफ्लक्स करता है, ऊपर फूड पाइप में दोबारा आता है। अब खाना जब स्टमक से फूड पाइप में दोबारा जाएगा तो क्या करेगा, अपने साथ थोड़ा एसिड भी लेके जाएगा। इस एरिया में जब वो एसिड और खाना होता है तो वो कहलाता है एसिडिटी। तब आप ये शिकायत करना शुरू करते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रही है, हमें एसिडिटी हो रही है, हमें हार्ट बर्न हो रहा है, क्योंकि ये हिस्सा यहीं पे, ये हार्ट का भी हिस्सा होता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है दिल के आसपास जो है बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है। तो ये एसिडिटी का आपने कारण समझा, यहां पर एसिड रिलीज हो रहा है, ये रिफ्लक्स करेगा तो यहां पर है। अब हमें करना क्या है, हर वो चीज जो इस खाने को ऊपर जाने से, यहां पर रिफ्लक्स होने से रोकती है, वो एसिडिटी का निवारण करेगी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन हर वो चीज जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद यहां पर प्रॉपरली पचना चाहिए, पचने के बाद नीचे जाना चाहिए, ये वापस यहां नहीं आना चाहिए। ये जितनी बार वापस यहां आएगा उतनी बार आपको एसिडिटी की शिकायत करेगा।
अब समझते हैं मुख्य मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से हमारा ये जो खाना है ये रिबाउंड होकर वापस फूड पाइप की तरफ जाता है और एसिडिटी या सीने में जलन ये करता है। सबसे पहला जो इसका कारण होता है, कॉमन सेंस से हम समझेंगे कि ये खाना वापस ऊपर क्यों जा रहा है। पहले हम समझते हैं एक आम आदमी के अंदर एसिडिटी की शिकायत जो शुरू होती है उसके मेजर रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है ओवर ईटिंग। हमारे जो स्टमक है, सपोज कीजिए इसमें 150 ml या 200 ग्राम खाना ही आ सकता है, लेकिन खाना हम खा लेते हैं 400 ग्राम 500 ग्राम। जितना हमारे स्टमक की कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा अगर खाना खाएंगे तो ये वॉल्व जो है ये ओपन होगी बार बार और ये खाना ऊपर की तरफ जाएगा। इसीलिए जो पहले हमारे पूर्वज थे वो क्या कहते थे कि जब भी खाना खाते हैं तो कितना खाना खाना चाहिए, इतना खाना खाना चाहिए कि अगर कोई और बोले कि एक रोटी और खा लो तो उसकी गुंजाइश बची रहे। 75 to 80% हमारी स्टमक जो है वो फिल होनी चाहिए। ये स्टमक पूरी यहां गले भर तक खाना नहीं खाना चाहिए, खाना केवल यहां तक खाना चाहिए। अगर यहीं तक खाना खाएंगे तो ये आसानी से हजम हो जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा और एसिडिटी की शिकायत नहीं आएगी। दूसरी समस्या जो इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा प्रभावी है वो ये कि एक खाने के मील से दूसरे खाने की मील के बीच का गैप नहीं है हमारे पास। अभी होता क्या है कि आपने सुबह 9 बजे नाश्ता करा तो आप 11-12 बजे कुछ और खा लेते हैं, 2-3 बजे कुछ और खा लेते हैं, शाम को 5 बजे फिर चाय और नाश्ता हो जाता है और फिर रात को 8 बजे खाना हो जाता है। मैक्सिमम एसिडिटी की शिकायत तो उन लोगों को रहती है जो हर 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है, एक बात को समझिए, स्टमक के अंदर जब खाना गया है इसको पूरा एम्प्टी आउट होकर बाहर निकलने में कम से कम 3 घंटे का समय लगने वाला है। यानी आपने अभी अगर एक कोई मील खाई है, अगर वो थोड़ी कम खाई है तो जल्दी से पच जाएगा और बाहर निकल जाएगा, लेकिन उस मील से दूसरी मील में भी 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। जबकि हम इससे उल्टा खाते हैं, जब हम खाते हैं तो 75% नहीं, पूरा अच्छे से पेट भर के खाते हैं और उसके तुरंत 3 घंटे के बाद में 2 घंटे के बाद में कुछ ना कुछ और दोबारा खाने लग जाते हैं। पहले वाला खाना अच्छे से पचा नहीं, दूसरा और आ गया, दोबारा एसिड रिलीज हो गया, स्टमक को दोबारा आराम मिलता नहीं है। इसकी वजह से ओवर एसिड रिलीज होने की वजह से वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि खाना खाने का अगर आपका 3 बार का समय भी है, सुबह दोपहर शाम, तो कम से कम इनके बीच की जो मील्स हैं इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। बीच में अगर कुछ खाना भी है तो वो फ्रूट हो सकते हैं, फ्रूट जूस हो सकते हैं, लेकिन चाय, नाश्ता, समोसे ये सब नहीं हो सकता। जितनी बार आप ये चीजें कहेंगे उतनी बार ये मशीनरी दोबारा चालू होगी। जितनी बार ये मशीनरी दोबारा चालू होगी, सबसे बड़ी एक गैप बताता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपने एक बार खाना खाया उसके 1-1.5 घंटे के बाद में आप अपने मित्र के साथ बैठेंगे, वो आपको एक चीज का उदाहरण देगा कि एक बिस्किट खाने से क्या होता है, तुम खा लो। हम ये नहीं समझते कि ये एक बिस्किट जो शरीर के अंदर जाएगा पूरी की पूरी स्टमक की मशीनरी को दोबारा चालू करेगा, क्योंकि उस एक बिस्किट के लिए दोबारा एसिड रिलीज होने वाला है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और बार बार इस एसिड का रिलीज होना आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए जब सुबह आप दोपहर खाना खा लेते हैं, उसके बाद दोपहर का अगर खाना है, अपनी बॉडी की सुनिए। जब बॉडी बोले मुझे भूख लग रही है, केवल तभी कुछ खाना चाहिए। जब तक वो ना बोले कि मुझे भूख लग रही है, तब तक आपको दोबारा कुछ नहीं खाना चाहिए। सुबह के बाद में दोपहर को वो खुद बोलेगी कि मुझे भूख लग रही है तो खाना खाओ। अगर वो नहीं बोलती कि मुझे भूख नहीं लग रही है तो दोबारा खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये गैप बिटवीन मील्स का अपने को ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सबसे मुख्य कारण है रैपिड ईटिंग, बहुत तेजी से खाना खाने की आदत, खड़े होकर खाना खाने की आदत। तेजी से खाना खाने की आदत हमें इस तरीके से नुकसान करती है कि जब हम खाना खाते हैं, तेजी से खाना खाने की वजह से वो खाना अच्छे से सलाइवा के साथ में मिक्स ही नहीं होता, और सलाइवा के साथ में मिक्स नहीं होता, वो तरल पदार्थ बनता नहीं, वो सॉलिड फूड हमारी बॉडी में जाएगा। बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी, और जितनी मुश्किल बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में होगी उतनी ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये 3 प्रमुख, खुद अपने मन से पूछिए, 90% लोगों के अंदर इन तीनों में से मेन कारण रहते हैं। इसीलिए 90% लोगों को एसिडिटी की शिकायत भी रहती है। आप पेट भर के पूरा अच्छे से खाना खाते हैं, उसमें गुंजाइश नहीं रहती, ये पहला कारण। एक खाना खाने के बाद दूसरा खाना खाने के बीच की मील्स जो है वो गैप प्रॉपर नहीं होता, थोड़ा लंबा नहीं होता, इसलिए दूसरा मेन कारण। और तीसरा, जल्दी जल्दी खाना खाना, खड़े होकर खाना खाना, स्ट्रेस में खाना खाना, ये तीसरा कारण। अगर इन 3 कारणों को भी आप कंट्रोल कर लें, अच्छे से शांति से चबा चबा के पूरा प्रॉपर टाइम देकर, जब आपका शरीर बोले तब आप इसको खाना खाने का प्रयत्न करें, तो आपकी एसिडिटी की समस्या कभी उत्पन्न ही नहीं होगी।
आप बिना एक पैसा खर्च करे एसिडिटी को होने से ही रोक लेंगे। लेकिन क्योंकि हम इन तीनों का निरादर करते हैं, इसलिए डिसऑर्डर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में दूसरा मुख्य कारण समझिए। ये पहले मैंने 3 कारण आपको बताए जो एसिडिटी की रूट कॉज है, और केवल एसिडिटी की नहीं, मैक्सिमम समस्याएं जो शरीर में हो रही है उनका ये 3 प्रमुख कारण है। इनको आप ध्यान देंगे, एसिडिटी के साथ में गैस का उत्पन्न होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी चीजों को भी आप रोक पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रकृति ने क्या दिया, आप खाना खाइए, दांत दिए, चबा चबा कर खाइए, सलाइवा के साथ इसको मिक्स करिए, सेमी सॉलिड जब तरल हो जाए तब मेरी स्टमक में भेजिए। इसीलिए ये ऊपर का सारा प्रकरण प्रकृति ने हमें दिया है। अब सेमी सॉलिड पहुंचना चाहिए जब आपके स्टमक में कोई भी खाना चाह रहा है। अपने दिमाग में पहले ही ब्लॉक लगा लो, मेरे शरीर में जिसको एसिडिटी की शिकायत है उसके तो दिमाग में ब्लॉक लगा होना चाहिए। क्या कि जो भी मेरे सामने चीज होगी वो सॉलिड तो मेरे पेट तक जाएगी ही नहीं, उसको मैं इतना तरल कर दूंगा, इतना सेमी सॉलिड कर दूंगा कि शरीर में जाने के बाद मेरी स्टमक को उसको पचाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए, या तो जो खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से चबा चबा के खाओ, सलाइवा के साथ मिक्स करो तब स्टमक में भेजो, या जो खाना खा रहे हैं वही सेमी सॉलिड फॉर्म में खा लो ताकि शरीर को पचाने में दिक्कत ना आए। इसमें सबसे अच्छी जो चीज होती है जो आप ले सकते हो वो है दलिया। और दलिया भी किसका, मिलेट का दलिया। बार बार वीडियोस में हम बताते हैं गेहूं और चावल आपके शरीर के लिए इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे मोटे अनाज हैं। तो सामक होता है, कांगनी होता है, जवार होता है, सर्दियों में बाजरा होता है, रागी होती है, समा के चावल होते हैं, ये सारे होते हैं मिलेट्स। अगर इन मिलेट्स के बने हुए दलिए हम खाने लग जाएं तो हमें एसिडिटी की शिकायत ऑटोमेटिकली होनी कम हो जाएगी। जितना हो सके उतना खाने का मिलेट का दलिया हमें अपने खाने में खाना चाहिए, ना कि हमें हार्ड फूड खाएं। अगर हमें रोटी भी खानी है तो बिल्कुल जो सॉफ्ट फुल्का होता है, पतला फुल्का होता है और पतली दाल होती है उसके साथ में हमें मिक्स करके खाना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा घर में कई लोग जब बीमार होते हैं तब, क्यों, क्योंकि पाचन तंत्र को उसको वो सुपाच्य होती है, उसको पचाना बड़ा आसान होता है। तो डाइट के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। दलिए वाली डाइट या बड़ी हल्की डाइट जो है इमीडिएटली कर देनी चाहिए। जिनको एसिडिटी की शिकायत होती है आपके लिए वो पचाना आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, चीले बन जाते हैं। ओट्स फाइबर बहुत होता है, इसका चीला बन जाता है, सूजी के चीले बन जाते हैं, सॉफ्ट फूड है, आप तोड़ेंगे अच्छे से चबाकर खाएंगे तो काम बन जाएगा। परहेज किसका करना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए। हर वो चीज, पिज्जा हो गया या स्पाइसी बहुत ज्यादा फूड है, आपका हर खाना जो है उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होना चाहिए। एसिडिक या स्पाइसी वो जितना कम होगा और फाइबर उसमें जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए, और जितना तरल होगा उतना आपके लिए वो एसिडिटी की शिकायत कम करेगा। तो खाने में क्या खाना है उसका चुनाव अगर आप कर लेंगे, ये जब हम आगे डाइट प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे तो पूरे दिन का डाइट प्लान देंगे कि क्या क्या चीजें आप खा सकते हैं, वैरायटी आपको बताएंगे। वो अगर खाना हम खाते हैं तो हमें एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। अब जिन लोगों को क्रॉनिक एसिडिटी रहती है उनके साथ में दिक्कत कहां पर आती है, क्या होता है, शुरू में तो थोड़ी बहुत एसिडिटी है, गलती कहां करते हैं, थोड़ी सी एसिडिटी हुई, बाजार में गए, थोड़ी डाइजीन ली और पी ली, किसी बाबा ने कोई चूर्ण बताया, थोड़ा सा खाया, उस वक्त कंट्रोल, वो उसी वक्त तो कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन ये जो हैबिट है हमारी, ये जो आदतें हैं, जब तक हम इनको नहीं सुधारेंगे क्रॉनिक एसिडिटी नहीं कंट्रोल होने वाली। आज भी हमारे पास कितनी बार फोन आता है, 99% लोग हमें फोन करके यही कहते हैं कि भाई साहब कोई दवाई बता दो इसकी। और हर बार हम आपसे यही निवेदन करते हैं, ये विकार हैं, ये बीमारियां नहीं हैं। बीमारियों के लिए दवाइयां या औषधियां होती हैं, विकार के लिए आपको अपने अंदर ही परिवर्तन लाना होगा। लाइफस्टाइल में परिवर्तन ले आओ, जो खा रहे हैं उसी के अंदर थोड़ा सा बुद्धि लगा लो कि कैसे ये काम हो रहा है। अगर हमने अपना, जो मैं डाइट प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें आपने अगर उस डाइट प्लान में देखा तो आपको महसूस होगा कि जब एसिडिटी बनने के कारणों को ही खत्म कर दिया गया तो एसिडिटी अब बनेगी क्यों। और धैर्य के साथ में ऐसी चीजों का पालन करना चाहिए। किसी भी विकार के लिए दवाइयां नहीं होती। मोटापा विकार है, एसिडिटी विकार है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज विकार है। इन सब को आप इग्नोर करते रहते हो, चूर्ण खाते रहते हो, किसी ने कोई दवाई कह दी वो खाते रहते हो, टैबलेट खाते रहते हो, विकार को बीमारी बना देते हैं। बीमारी बनने के बाद में वो हमारे भी हाथ में नहीं रहती, आपके भी हाथ में नहीं रहती। तो समझदारी से चुनाव करना है। 2 फैक्टर मैंने बताए, इसको आप अच्छे से समझे। तीसरा समझिए,
ये जो पाचन तंत्र है, एक एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे पाचन तंत्र का, हमारे स्टमक का एनवायरमेंट अच्छा है, इसमें सारी चीजें अच्छे से काम कर रही हैं, तो एसिडिटी नहीं होगी। उन कारणों को समझते हैं जो हमें ये पाचन तंत्र का एनवायरमेंट अच्छा करने में मदद करेगी। अच्छा एनवायरमेंट कैसे होता है उसको समझिए। सबसे पहले इसको डिटॉक्सिफाई करना। इसको हम जितना साफ रखेंगे उतना अच्छा ये काम करेगा। साफ करने का तरीका क्या है? अभी आपने देखा आजकल तो कोरोना चल रहा है, तो आपने देखा ना गंगा कैसे साफ हुई। जब हमने उसमें टॉक्सिन डालने कम कर दिए तो ऑटोमेटिकली साफ हो गई। ऐसे ही हमारी स्टमक है। आप 15 दिन में एक दिन का, पूरे दिन का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। उसके मैं हर वीडियो में यह बताता हूं, व्रत के बहुत ज्यादा फायदे हैं। जरूरत से ज्यादा रखोगे तो नुकसान है, बिल्कुल नहीं रखोगे तो नुकसान है। 15 दिन में एक दिन का रखा हुआ व्रत, जिसको प्रॉपरली व्रत, शरीर में कम से कम चीजों का अगर हम सेवन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका ना केवल स्टमक बल्कि शरीर का हर अंग अपने आप को क्लीन करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए 15 दिन में एक दिन व्रत रख लोगे तो अपने आप ही बॉडी का एनवायरमेंट, स्टमक का एनवायरमेंट ठीक हो गया, इसको आराम मिल गया तो ये अगले दिन ज्यादा अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली काम करेगा। ये प्रकृति का दिया गया डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है। दूसरा, सुबह उठकर जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद में इसको फ्लश आउट, पानी क्या करेगा, इसके टॉक्सिन को धोएगा और नीचे निकाल देगा। तो ये दूसरी अच्छी चीज है जिससे इसका एनवायरमेंट अच्छा है। तो सुबह उठकर पानी पीना चाहिए। अब जिनको एसिडिटी की दिक्कत होती है उनमें क्या होता है, अगर क्रॉनिक एसिडिटी है तो तेजाब इतना ज्यादा बनता है, क्योंकि हम इतना इग्नोर कर चुके हैं कि बहुत हद तक इसमें तेजाब बनता है। तो तेजाब इसके अंदर होता है, जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो उस तेजाब को डाइल्यूट कर देता है, लेकिन खत्म नहीं करता। ऐसे में आयुर्वेद बताता है वमन क्रिया। जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, वो क्रॉनिक एसिडिटी है, लंबे समय से एसिडिटी है, आराम नहीं आ रहा, ये ऊपर के जो 2 स्टेप्स बताए ये उसकी एग्रेवेशन को कम करेंगे, या नए लोगों को एसिडिटी ना हो उसकी तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन जब क्रॉनिक एसिडिटी हो जाती है तब तेजाब इतना बनता है कि उसको शरीर से निकाल देना अच्छी बात है। अब निकालने के 2 मार्ग हैं, या तो हम उसको नीचे धकेलें, लेकिन नीचे तो नहीं धकेल सकते। तो करना क्या चाहिए, सुबह जब आप पानी पीते हैं तो पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, अच्छे से 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पी लीजिए। और फिर ये जो 3 उंगलियां होती हैं इसको अच्छे से जब आप जीभ के माध्यम से अंदर तक डालते हैं और इसको वमन क्रिया के थ्रू, यानी उल्टी करके अपने शरीर को सुबह खाली पेट इसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये जो तेजाब है ये मुख द्वार के थ्रू जो है वो बाहर निकल आएगा। तो सिस्टम वही हुआ, जब हमने जो अंदर का तेजाब था उसको बाहर निकाल दिया तो ये पूरा का पूरा बॉडी अब खाली हो गई। खाली होने के बाद इसको थोड़ी देर तक खाली रहने देना चाहिए। एकदम वमन क्रिया करके आधे घंटे में कुछ खाने लग जाएं, ये गलत प्रक्रिया है। बल्कि जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं, 15 दिन की आपने फास्टिंग करनी है, उस दिन सुबह वमन क्रिया कर लीजिए। एक तो वमन क्रिया कर ली, पूरा बॉडी क्लीन हो गया, साफ हो गया, उसके बाद में आपने पूरा दिन कुछ खाया नहीं। सोचिए बॉडी को कितना अपने आप को रिपेयर करने का टाइम मिल गया। वमन क्रिया करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, इसको हर रोज नहीं करना होता। आप सोचिए पूरे बॉडी के सिस्टम में एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है ना, नेचुरल तो है नहीं, जबरदस्ती हम उल्टी लेकर आ रहे हैं। तो जो भी इस तरह की कृत्रिम चीज होती है उनको इमरजेंसी के केसेस में करना चाहिए या क्रॉनिक के केसेस में करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल सिस्टम है कि इसको सफाई करने का सिंपल सिस्टम है, पानी पियो, फास्टिंग रखो, अपने आप ये साफ होगा। हाँ, इमरजेंसी केसेस है, तेजाब बहुत बन रहा है तो वमन क्रिया करी जा सकती है, लेकिन 3-4 दिन में एक बार। तो ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम का तरीका है। जब आपने वमन क्रिया कर लिया, पानी पी लिया, फास्टिंग रख ली, साफ हो गया, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसके अंदर जाकर और इसकी सफाई करने का काम करती है। ऐसे में एक प्रमुख चीज आती है एलोवेरा। अगर एलोवेरा का जूस सुबह आप उठे, पानी पिया, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मन में तेजाब महसूस हो रहा है, तो वमन क्रिया करके उसको निकाल दिया। निकालने के बाद पूरा बॉडी क्लीन हो गया। 15-20 मिनट के बाद में थोड़ा एलोवेरा डाला तो अंदर क्या है, जहां जहां जख्म होंगे, अल्सर के केसेस होंगे, उनको वो भरने का कोशिश करेगा, इसको रिपेयरिंग करने का मदद करेगा। खाना कुछ भी नहीं, कम से कम 3-4 घंटे, जब तक बॉडी में बहुत तेज भूख ना लगे तब तक कुछ नहीं खाना। ये रिपेयरिंग काम शुरू हो जाएगा और ये जितनी स्टमक की लाइनिंग हमारी रिपेयर होने लग जाएगी, अंदर एलोवेरा डिटॉक्सिफाई करेगा, वो भी इसकी गंदगी को बाहर निकालेगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटॉक्सिफाई कर लिया।
तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम है जिससे इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और ये खुद को रिपेयर कर पाएगा। स्टमक, इसके ग्लैंड्स खुद को रिपेयर कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से एसिड निकले और ज्यादा अच्छे तरीके से वो खाने को भी, पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगा। तो ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम। और किस चीज से हम अपना डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं? फ्रूट्स से, वेजिटेबल जूसेस से। फ्रूट्स वेजिटेबल जूसेस हम अपनी वीडियो में सिर्फ इसलिए नहीं बताते क्योंकि आजकल के केसेस में ये ऑर्गेनिक मिलनी बड़ी मुश्किल है, और जितना फ्रूट वेजिटेबल मार्केट में मिल रहा है इसके अंदर मिलावट बहुत आ गई इंजेक्शंस की। लेकिन अगर कहीं से आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, तरबूज हो गए, खरबूजे हो गए, जिनमें आपको ऐसा लगता है कि इंजेक्शंस नहीं लगे होंगे, अच्छे ऑर्गेनिक फ्रूट्स मुझे मिल रहे हैं, तो इन फ्रूट जूसेस को खाना, फ्रूट्स को खाना। सुबह अगर आपने वमन क्रिया करी और 9-10 बजे भूख लगी, उस टाइम पे आपने भर पेट फ्रूट और वेजिटेबल्स खा लिए, तो ये और ज्यादा अच्छा है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में ही और मदद करने वाला। तो डिटॉक्सिफाई खुद को कैसे किया ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद जब शरीर जितना क्लींस रहेगा उतनी अच्छी इसकी इफेक्टिविटी रहेगी। इस बॉडी में जो स्टमक है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज हैं, जो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया हैं जो इसके अंदर इसके पाचन तंत्र को मजबूत करेंगे। तो अगर हम कोई भी ऐसी चीज इसको देते हैं जो नेचुरल प्रोबायोटिक है, जो इन बैक्टीरिया को मदद करती है, फ्लोरा को या फोना को, इसको जो भी अंदर के बैक्टीरिया है इनको ग्रो करने में मदद करती है, वो हमारे लिए अच्छी होने वाली है। तो वो कौन सी चीजें हैं? इसमें दुनिया का सबसे अच्छा प्रोबायोटिक जो काम करता है वो है देसी गाय के दूध की बनी हुई छाछ। पास की गौशाला में जाना है, अगर देसी गाय हैं, वहां के दूध से बनी हुई शुद्ध छाछ पूरी गर्मी हमें अच्छे से खुद भी पीनी चाहिए और परिवार वालों को पिलानी चाहिए। वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है जो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी छाछ के अंदर आप जीरा डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जिन लोगों को क्रॉनिक एसिडिटी की दिक्कत है, बार बार एसिडिटी की दिक्कत होती है, उसमें आप इसके अंदर एक चूर्ण मिला सकते हैं जिसे बोलते हैं अविपत्तिकर चूर्ण। यह आपको पास के किसी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया। नित्यानंद जी की वीडियोस हैं, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। ये मुझे वहां से पता चला कि अगर इसका सेवन यूज करें तो एसिडिटी के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। तो जब हम छाछ पी ही रहे हैं तो उसमें अगर ये चूर्ण डाल के पी लेंगे तो जिनको क्रॉनिक एसिडिटी की दिक्कत है, जिनको एसिडिटी की ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत है, वो तो अब तक सारी सॉल्व हो जाएगी ऊपर से नीचे तक के मेथड को सॉल्व करके। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक एसिडिटी की दिक्कत है, वहां पर ये चूर्ण मिलाया जा सकता है। उससे ये छाछ जो है आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी में भी आराम देगी और आपका प्रोबायोटिक के तरीके से काम करेगी, आपका बैक्टीरिया अच्छा ग्रो करेगा और एनवायरमेंट आपका गट का अच्छा हो जाएगा। जिनके घर में आसपास से देसी गाय के दूध की छाछ अवेलेबल नहीं हो पा रही, वो वहीं गौशाला में जाके कोशिश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं तकरासव, तो तकरासव का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है, गर्मी के समय में पीना है, अगर सर्दियों में पीना है तो दोपहर में धूप में बैठ के छाछ पीनी है। तो छाछ या तकरासव इनकी ठंडी तासीर होती है, तो हमेशा दोपहर के समय में थोड़ा धूप जब टेम्परेचर ज्यादा हो तब इसको आराम से बैठकर पीना चाहिए। ये प्रोबायोटिक का हमारा काम करने वाली है। तो ये अच्छा गट का बैक्टीरिया एनवायरमेंट करने में मदद करेगा। फ्रूट्स एंड जूसेस का मैंने आपको बताया, फ्रूट्स एंड जूसेस जितना अच्छा आप यूज करें उतना ज्यादा आपका गट का बैक्टीरिया अच्छा ग्रो करेगा। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो एनवायरमेंट हमारे गट का अच्छा रहेगा। जितना अच्छा एनवायरमेंट रहेगा उतना खाना अच्छे से पचेगा, जितना खाना अच्छे से पचेगा उतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जो कारण है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है वो है हमारा मस्तिष्क। और मस्तिष्क में जो सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाली चीज है वो है स्ट्रेस, टेंशन। खाना खाते वक्त अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, तो ये कितने भी स्टेप्स हम आपको दें, ये सारे के सारे निरर्थक प्रूव हो सकते हैं अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो खाना हमेशा आराम से जमीन पे बैठकर आलती पालती मारकर आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। और ऐसा ही अपने प्रैक्टिकल सेंस में हमें लेकर आना चाहिए, व्यवहार में हमें लेकर आना चाहिए। आप ध्यान देंगे हमारे पूर्वज खाना खाने से पहले भोजन मंत्र करवाते थे। उसका एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक सेंस ये भी है कि जब आप भोजन मंत्र करते थे तो जितने पहले के दिन की आपकी जितनी भी दिमाग के अंदर चल रही होती थी गतिविधियां, वो सारी शांत हो जाती थी। आपका दिमाग जो था ईश्वर की तरफ लगता था और तब आप खाना खाना शुरू करते थे। स्ट्रेस को कम करने में मदद करता था। अगर इतना हम नहीं कर सकते तो कम से कम इतना जरूर करिए कि खाना खाते वक्त हमारे घरों में आज भी आदत है कि हम टीवी सीरियल्स देखते हैं।
आपको खाना खाते वक्त हमेशा कुछ ऐसी चीज देखनी चाहिए जो आपके मन को शांत करे, जो आपके दिमाग में अच्छे विचारों को लेकर आए, ना कि सास बहू के सीरियल्स रहे। अब इसके अंदर एक प्रैक्टिकल सेंस में जो हम खुद करके देखते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर है इतने धार्मिक एपिसोड्स, अब तो आप देख रहे हैं कि रेट्रो चल रही है, रामायण महाभारत, इतना सब कुछ है। अपने यूट्यूब चैनल पर चलाइए और उसको देखते हुए आप खाना खाइए। इससे अच्छी सीख भी मिलती है, मन शांत भी होता है। जितना स्ट्रेस कम होगा खाना खाते वक्त, उतना इस प्रकार की पाचन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो हमारी कम होंगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई, जिसमें ओवर ईटिंग की बात बताई, खाना किस प्रकार का होना चाहिए जब आप खाना खाते हैं, एनवायरमेंट हमारे गट का कैसा होना चाहिए जब हम खाना खाते हैं, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो एसिडिटी की समस्या नहीं आएगी, और अगर है तो खत्म हो जाएगी। हमारी दिक्कत यह होती है पहली कि जब भी एसिडिटी होती है तो हम हमेशा डॉक्टर के पास जाकर इन वजहों को समझने की कोशिश नहीं करते या कुछ और नहीं जानकारी लेना चाहते। हमेशा पहला प्रश्न ये होता है, हमें दवाई दे दो। और क्योंकि हम दवाई मांगते हैं इसलिए हमें दवाई मिलती है और दवाई लेते हैं, और ये सारे के सारे फैक्टर्स एज इट इज चलते रहते हैं। इसीलिए आपकी एसिडिटी में कभी आराम आता नहीं। तो धैर्य के साथ में इन सारी चीजों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी और आपको जो है एसिडिटी के अंदर जल्दी रिलीफ आएगा। अब मैं आपके साथ में एक ऐसा डाइट प्लान पूरा का पूरा, क्योंकि ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें कैसे ध्यान रखेंगे, जानकारी के लिए आपको पता होनी जरूरी थी। मैं एक ऐसा डाइट प्लान शेयर कर रहा हूं सुबह से शाम तक का। मुझे लगता है 90 से 95% लोगों को एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इन तरह की समस्याओं से निदान मिल जाएगा अगर ये पूरा डाइट प्लान आप लोगों ने कल से फॉलो करना शुरू कर दिया। बेहद आसान है, घर में चीजें उपलब्ध रहेंगी, आपको केवल इन्हें फॉलो करना है। अब हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं एसिडिटी का डाइट प्लान। ये डाइट प्लान अगर हम पूरे दिन का फॉलो करते हैं तो हमें एसिडिटी की समस्याएं होनी कम हो जाएंगी, धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगी। शुरू से सुबह से शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या पीना चाहिए? गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी। उठना है, रसोई में जाना है, तांबे का बर्तन है तो बहुत अच्छा, उसमें थोड़ा पानी जो है नॉर्मल स्टील के बर्तन में निकालकर गर्म करिए, उसको आराम से बैठकर आराम से सिप कर करके पीजिए। अगर क्रॉनिक एसिडिटी है, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, उस वक्त पीते वक्त भी महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा तेजाब है शरीर में, तब क्या करनी है? वमन क्रिया। वमन क्रिया करने के लिए क्या करना है? पानी को पी लेना अच्छे से, और उसके बाद में बाथरूम में जाना है और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके पास में अच्छे से उंगलियां डालकर आगे की तरफ झुक जाना है और वमन क्रिया यानी कि उल्टी कर देनी है। वो पानी जो हमने पिया था वो तेजाब को लेकर बाहर निकल जाएगा और शरीर पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन क्रॉनिक एसिडिटी के केसेस में करना है और 2-4 दिन में एक बार ही करना है, हर रोज नहीं करना। ये पानी पी के डिटॉक्सिफाई करा, अब क्या हुआ? शरीर पूरा क्लीन हुआ। क्लीन होने के बाद मैंने वीडियो में क्या बताया? डालना चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा के पत्ते घर में है तो आराम से ऊपर से ग्रीन उसका हटाइए लीफ को, पीछे बीच में से जेल निकलेगा प्रॉपर, उस जेल को अच्छे से खा सकते हैं। अगर घर में एलोवेरा, इस जेल को खाते हुए ध्यान रखना चाहिए कड़वा नहीं होना चाहिए। अगर कड़वा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। और अगर हम घर के अंदर एलोवेरा नहीं ले सकते तो पास के ऑर्गेनिक स्टोर में जाना है और वहां से एलोवेरा लेकर आना है, अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक एलोवेरा लेकर आना है विदाउट प्रिजर्वेटिव। तो ये एलोवेरा का आपको यहां पर सेवन करना चाहिए। उसके बाद में 8 बज गए, 9 बजे, जब पहली भूख लगे, जब तक भूख नहीं लग रही तब तक शरीर के अंदर कुछ मत डालिए, शरीर को बोलने दीजिए कि उसे भूख लग रही है। और जब भूख लगे पहली तो क्या बनाना चाहिए? वाक्षी न्यूट्रिशनल मिल्क बनाकर पीना चाहिए। ये क्या चीज है? हर रोज रात को 6 से 7 बादाम, 6 से 7 मुनक्का, 6 से 7 अखरोट की गिरी और 3 से 4 अंजीर, ये पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठिए, अगले दिन सुबह ये सारा का सारा ड्राई फ्रूट भीगा हुआ ग्राइंडर में डालिए और मिक्स करिए। क्या बनी? चटनी। जिस पानी में भिगोया था उस पानी को थोड़ा सा डाल के मिक्स करिए, क्या बना? शेक। और सुबह 9-10 बजे आपको ये शेक पीना चाहिए। सेमी सॉलिड है। अब देखिए डाइट प्लान में क्या डाला हमने आपके शरीर में। सेमी सॉलिड है, फाइबर बहुत ज्यादा, एसिडिटी के चांसेस बहुत कम। और ये जब शरीर में डालेंगे तो ताकत भी देगा, और अंदर अगर थोड़ा बहुत अभी भी कुछ अगर कमी होगी तो शरीर में जाके ताकत तो भरपूर देगा लेकिन एसिडिटी नहीं करेगा। तो ये आपने शेक पहले पी लिया। याद रखिएगा, इसके बीच में जो मैं बताना भूल गया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है एक्सरसाइज का। जीवन में कोई भी डाइट प्लान जो बिना एक्सरसाइज के है वो गलत है। एक्सरसाइज होनी ही चाहिए, आपकी शारीरिक क्षमता जितनी है उसके हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन होनी जरूर चाहिए।
हम एडवाइज करते हैं सूर्य नमस्कार। वीडियो लिंक यूट्यूब पे जाइए, वाक्षी सूर्य नमस्कार डालिए, सूर्य नमस्कार करने की पूरी विधि हमने उसमें बताई हुई है। नहीं तो कोई भी ऐसा व्यायाम जो शरीर के पसीने आपके निकलवाए, वो व्यायाम आपको जरूर सुबह करना चाहिए। तो सुबह आपने 7-8 बजे के करीब एक्सरसाइज करी, पहले पानी पिया, वमन क्रिया किया, एलोवेरा डाला, फिर एक्सरसाइज करी, प्राणायाम किया, एक्सरसाइज की, योगा किया, फिर वाक्षी न्यूट्रिशनल मिल्क आपने कितने बजे पिया? 9-10 बजे। अब यूजुअली ये न्यूट्रिशनल मिल्क इतना हैवी होता है कि इसके बाद खाना खाने की भूख 1-2 बजे लगती है बहुत लोगों को। लेकिन अगर उससे पहले फिर दोबारा जब भूख लगे तो क्या खाना चाहिए? सेमी सॉलिड फूड में दोबारा मिलेट का दलिया। गर्मियों में खाने वाले मिलेट कौन से? सावक यानी के बैनयार्ड, कांगनी यानी के फॉक्सटेल, जवार यानी के सोरगम। ये तीनों जो मैंने आपको मिलेट्स बताए हैं गर्मियों में खाए जा सकते हैं। इसके अलावा जौ, बार्ले, जो कि मिलेट तो नहीं है लेकिन शरीर को अच्छा फायदा करता है क्योंकि फाइबर बहुत है, या ओट्स, मिलेट तो नहीं है लेकिन शरीर के लिए फायदेमंद है। ये 5 तरीके के अनाज जो मैंने बताए हैं, इनका दलिया बनाकर आप खा सकते हैं। फिर दोबारा वही क्राइटेरिया, सेमी सॉलिड है, फाइबर बहुत ज्यादा है, स्पाइसी और एसिडिक ज्यादा नहीं बनाना। तो जब आप इस दलिये को खाएंगे तो शरीर के अंदर जाकर ये ताकत तो देगा लेकिन एसिडिटी नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं रोज रोज दलिया कैसे खाएं, तो उसकी जगह क्या है? सूजी का चीला, ओट्स का चीला, पूड़ा टाइप कुछ बना लिया जो सॉफ्ट हो, अच्छे से चबा चबा के खाएंगे, तरल शरीर में जाएगा, नुकसान करेगा नहीं। ये भी खाने का मन नहीं कर रहा तो बिल्कुल जो पतली दाल होती है, मूंग की धुली दाल, मसूर की धुली दाल, इन दालों के पानी के साथ में हल्की रोटी, बिल्कुल मुलायम रोटी डुबो डुबो के अच्छे से खानी चाहिए। ये भी जब शरीर में जाएंगे तो एसिडिटी नहीं करेंगे क्योंकि शरीर अच्छे से पचा लेगा। ये आपकी वो डाइट है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। भारी दालें, राजमा, छोले, ये सब नहीं खाना चाहिए। जैसे ही खाएंगे एसिडिटी एग्रीवेट करेगा। हर बार जब आपको एसिडिटी फील होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, 2 दिन आपको आराम आया, तीसरे दिन आपने एसिड रिलीज करा दिया, एसिडिटी फील हुई, आपकी 2 दिन की मेहनत भी खराब होगी। तो हमें कम से कम लगातार 20-25 दिन ऐसी डाइट को फॉलो करना है जिसमें एसिडिटी नहीं प्रोड्यूस हो बॉडी में। धीरे धीरे करके अपने लिए इतना धैर्य उत्पन्न करना है। ये खाना जब आप खा लेते हैं, ओट्स खा लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, मिलेट्स का चीला खा लेते हैं, पूड़ा खा लेते हैं, पोहा खा लेते हैं, ऐसा कुछ भी खा लेते हैं जो बहुत हल्का हो, सुपाचे हो, उसके बाद में हमें एक अच्छा ऑर्गेनिक गुलकंद खाना चाहिए। और इसमें भी ऑर्गेनिक में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि गुलकंद में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुलाब की पत्तियां नालों के किनारे की नहीं होनी चाहिए, अच्छी गुलाब की पत्तियां होनी चाहिए जो अच्छी मिट्टी में ग्रो हुई हो, तभी वो गुलकंद आपके लिए अच्छा है। गर्मियों का समय है तो खाना खाने के बाद हर इंसान को गुलकंद जरूर खाना चाहिए, तो ये भी एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद करेगा। जब दोपहर का समय, अब आपने क्या करा? सुबह न्यूट्रिशनल मिल्क पिया, 11-12 बजे आपने ये सारा खाना खाया, 2-3 बजे के करीब जो है थोड़ा सा आपको महसूस होगा मुझे कुछ और खाना चाहिए। उस समय पे खाने लायक क्या है? अगर आपके पास एक्सेस है, आप अपने घर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाते हो या ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट्स आपके घर में आती हैं, तो छिक कर आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से खाने चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल के जूसेस बनाइए, आप फ्रूट्स खाइए, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अगर यहां पे शंका होती है कि नहीं फ्रूट्स वेजिटेबल्स मेरे आसपास अच्छा नहीं है, तो नहीं खरीदने की जरूरत, छाछ के ऊपर आइए। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 बजे फ्रूट जूसेस पी लिए तो 3 बजे के करीब, या 1 बजे अगर फ्रूट जूस वगैरह पी लिया तो 2-2:30 बजे के करीब हमने छाछ पी अच्छे से। दोनों भी पी सकते हैं, दोनों में से एक भी पी सकते हैं, जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा। छाछ के अंदर क्या डालना चाहिए? देसी गाय के दूध की छाछ होनी चाहिए, पास की गौशाला से संपर्क करने का प्रयत्न करना चाहिए, जीरा, अजवाइन ये डालकर हमें उसे पीना चाहिए, थोड़ा जीरा, अजवाइन, नमक डालकर। और नहीं होता तो छाछ में, जैसा मैंने वीडियो में बताया, आयुर्वेद के स्टोर से अभिपत्ति कर चूर्ण मिल जाएगा, वो उस छाछ के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके, 1 चम्मच मिक्स करके वो पीना चाहिए, तो वो आपके एसिडिटी में आराम देगा। एक और चीज होती है जो गर्मियों में, अगर खासकर गर्मियां हैं तब आपको पीनी चाहिए, वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं गोंद के, इनको आप डालते हैं पानी में, फूल जाते हैं आधे पौने घंटे में। हल्का सा उसमें खांड या शरबत कुछ भी मिलाया, मिक्स करा और पी लिया। ये भी शरीर में जाके गट फ्लोरा के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन में आधा या 1 चम्मच, इससे ऊपर नहीं पीना चाहिए, और केवल गर्मियों में पीना चाहिए क्योंकि तासीर बहुत ठंडी होती है। ये गोंद कतीरा भी आपके लिए बहुत अच्छा है, छाछ में मिलाकर भी पी सकते हो।
और नहीं तो अकेले पानी में भी पी सकते हो। ये तीनों चीजें जो हैं 1-1 घंटे के गैप में अगर आपको इस तरह की भूख लगती है कुछ है तो ये लिया जा सकता है। ये तीनों आपके लिए अच्छे हैं। उसके बाद में रात को जो खाना खाना है सेम इसी में से खाने की चॉइसेस आपकी यही है। जितना इस खाने की तरफ आप जाएंगे उतना आपके लिए आसान है। रात को तो प्रेफरेबली हर घर में बनना ही चाहिए मिलेट का दलिया। और रात को सोने से पहले फिर से आप थोड़ा सा एलोवेरा जूस ले सकते हैं। एलोवेरा जूस केवल उन लोगों को कम करना चाहिए जिनको इसको पीते ही मोशन लग जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आईबीएस की दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा एलोवेरा जूस ज्यादा पिएंगे तो मोशन ज्यादा तेज आएगा। ऐसे केस में आप थोड़ा एलोवेरा की क्वांटिटी को या तो कम कर लीजिए या उसको रोकना पड़ सकता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, एसिडिटी की दिक्कत है, गैस की समस्या है, गैस भी बनती है समस्या, उन सब के लिए एलोवेरा अप्रोप्रिएट है। सुबह और रात को दोनों टाइम पी सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, हमारा देश में सबसे ज्यादा कंजप्शन किस चीज की? चाय की। और जब तक चाय आपके शरीर का अंग रहेगी तब तक एसिडिटी का भी ये कारण बनती रहेगी। कोशिश क्या करनी चाहिए कि चाय की जगह इतने तरल पदार्थों का मैंने आपको विकल्प दिया है, अगर उसकी तरफ आके हम चाय से बच सकते हैं तो बचने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं बच सकते तो चाय थोड़ा खाने के साथ ही ले लो। उसको ऐसे मत करो कि आपने अगर दोपहर में 2 बजे खाना खाया तो शाम को 5 बजे चाय के साथ में आप बिस्किट्स खा रहे हैं। तो चाय जब अलग से आप 2 घंटे के ब्रेक में चाय और बिस्किट दोबारा ले लेते हैं और फिर 2 घंटे के बाद दोबारा मशीनरी को चालू करते हैं अपनी, ये ज्यादा नुकसान करती है मेरे सोच के हिसाब से। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप उसको थोड़ा खाने के साथ ही ले लो तो बात बन जाए। और मिनिमम कंजप्शन उसकी करने की कोशिश करनी है दिन प्रतिदिन। अगर हम इस डाइट प्लान को फॉलो कर लेते हैं, इस पूरी डाइट प्लान में पानी हुआ, वमन क्रिया हुआ, एलोवेरा हुआ, वाक्षी न्यूट्रिशन मिल्क, मिलेट दलिया, ये आपको एसिडिटी यानी कि सीने की जलन, तेजाब का महसूस होना, खट्टी डकारें आना, इसमें भी मदद करेगी। पेट में अगर बहुत ज्यादा गैस बनती है उसके अंदर भी ये मदद करेगी। हालांकि गैस के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है, तब भी ये डाइट मदद करेगी। यानी पेट की मैक्सिमम समस्याओं में आपको ये डाइट प्लान मदद करने वाला है। इसका यूज करके शुरू करके देखिए, 5-6 दिन में आपको थोड़ा आराम महसूस होना चाहिए और आराम महसूस होने के बाद कंटिन्यू करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे ये आपको मदद करेगी। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपको पेट से जुड़ी समस्याओं को निदान करने में आपको मदद मिलेगी। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।